जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं शुभनीश कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट। यानी पिछले कुछ समय से हमारी जो क्लासें हैं वो किसी कारण से यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम या वॉइस प्रॉब्लम यानी माइक प्रॉब्लम के कारण आ नहीं पा रही थी। लेकिन अब हमारी ये जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है। लेकिन अब हम फिर से एक शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि एक नई शुरुआत और नई एनर्जी के साथ हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडियन जियोग्राफी की क्लास फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन एंड सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कॉपी और कलम लेकर के बैठें और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं जिस पर हम यानी कि चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और कनेक्ट करते हुए चलेंगे। रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा डालेंगे नहीं, है ना। तो चीज़ों को समझेंगे ज़्यादा, क्योंकि जितना चीज़ों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो अब सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं, यानी कि ग्लोब, जिस पर हम समझेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इस तरह से एक ये ग्लोब है ना, दिख तो रहा ही होगा। मार्कर थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा है, यानी कि हल्का चल रहा है इस तरह से। तो ये है क्या है, ग्लोब। और आपको पता होगा कि ये एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है इस तरह से। क्या है ये, देशांतर रेखा। आपको पता होगा ये नॉर्थ है और ये साउथ, क्या साउथ। और आपको ये भी पता होगा कि ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है इस तरह से। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं। क्या है, विषुवत रेखा। और इसके उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा और गुजरती है। किस तरह से, वो इस तरह से गुजरती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री, कितनी, 23.5 डिग्री। और ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, यानी कि इक्वेटर, है ना। तो हमें क्या समझना, ये तो हम पहले ही सब जान चुके हैं पिछली क्लासों में। हमें अपने भारत के बारे में समझना कि भारत जो ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है ना। तो ग्लोब पर अगर ये कर्क रेखा देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में इस तरह से है ना। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो हम लिख लेते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। तो लिखें भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। स्थित है, पूर्व में स्थित। आप लोग साथ साथ में लिखते रहें, है ना, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। बिना लिखे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि चीज़ें जब लिखेंगे तभी तो रिवाइज करेंगे, है ना, एक बार में। आपको पता, क्योंकि हमारा कोई जो दिमाग है यानी ब्रेन, वो कोई कंप्यूटर तो है नहीं, ह्यूमन ब्रेन है। तो हम चीज़ों को लिख के चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, यानी कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। और आपको एक यहाँ पर दिख रही है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजर रही है। तो दूसरा जो पॉइंट लिखें, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है।
इस तरह से आप लिखें। क्या लिखें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब थोड़ा कुछ नया हेडिंग डालते हैं ना। ये तो हमने ग्लोब पर जान ली कि भारत कहाँ स्थित है, कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है ना। अब हेडिंग डालें, क्या डालें? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, यानी कि लेटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड है ना। तो क्या डालें? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। समझते हैं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इसके लिए मैप बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मैप के हमें समझ में आएगा ही नहीं, आपको बता देते हैं, है ना। तो मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैप सभी को आना चाहिए, नहीं आए तो सीख ले। ये थोड़ा मॉइस्चर के कारण इरेज होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसे थोड़ा अच्छे से करें ना। तो वो हेडिंग भी हमारी मतलब कि चलो दोबारा लिख देते, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये तो हमारी मेन जो है मेन हेडिंग थी, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि जब एक घूंट अंदर जाए तभी काम बनता है ना। तो पानी पीते रहें। इस तरह से, है ना। तो अब हेडिंग क्या पड़ेगी अपनी? वो पड़ेगी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। थोड़ा सा इस तरह से बनेगा मैप। आप भी इसी तरह से मैप बना लें। समझने के लिए कैसा ही बन रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गया है ना। तो ये भारत का हमने मैप बना लिया। अब इस पर समझेंगे, है ना। क्या समझेंगे? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इसे हाईलाइट इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार पहले जाने। क्या अक्षांशीय विस्तार? यानी कि जो लेटिट्यूडनल जो विस्तार है उसे समझते हैं। यानी कि तो पहले यहाँ पर ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, आपको पता है कि जो कर्क रेखा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। तो जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है ना। तो भारत का हमें क्या पढ़ना? अक्षांशीय एवं देशांतरीय। तो जो भारत का जो अक्षांश यानी कि मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु, इस तरह से ये क्या है? अक्षांश भारत का यहाँ से, है ना। ये थोड़ा सा इस तरह से
यहाँ से लग के जाना चाहिए ना। तो वो जो भारत का दक्षिण बिंदु, कौन सा दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ आई ये भी तो लिखे चले। तो भारत का जो दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि यानी कि भारत की जो है 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है, कन्याकुमारी। यहाँ पे लिखते रहे साथ साथ में, कन्याकुमारी। और इसे कई नामों से जानते हैं, सभी नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं। कन्याकुमारी, केप कमोरिन, केप कमोरिन। एक नाम और इसका क्या नाम, वो बहुत जरूरी है क्योंकि नाम सभी याद होना चाहिए, वह कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, इस तरह से लिखें। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर हमने समझा दिया। जो मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु, इस तरह से समझ में तो आ रहा है, आसान भाषा में लिखवा रहे हैं आपको, है ना। पहला पॉइंट लिखें, मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है ये, इसे कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप के नामों से जानते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी, एक और नाम लिखेंगे केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप, हम इसे रख सकते हैं कुमारी अंतरीप, है ना। तो कुमारी अंतरीप इस तरह से साथ साथ में लिखते चले। गर्मी ज़्यादा है, आपको बता दें, थोड़ा असहजता हो रही, लेकिन फिर भी अभी टाइम अगर आपको हम दिखाएं कि कितना हो रहा है, तो अगर टाइम देखें तो 11:41 यानी कि जो रात के 11:41 पर हम क्लास ले रहे हैं, यानी कि हो टाइम हो गया, यानी कि रात के 11:41 पर, है ना। तो हमने ये लिख लिया, इसके बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अभी अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, यानी कि जो अंडमान निकोबार यहाँ पर है, जो ये द्वीप है, इस तरह से हम, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये कितना है अक्षांशीय विस्तार यानी कि दक्षिणतम बिंदु, इस तरह से हम देखें तो ये कितना है, ये है 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट, इस तरह से देखें 45 मिनट। ये कहाँ है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है ना। ये है इंदिरा, जो है इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट, इसे लिखें, इस तरह से लिखें हम। इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सल पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, क्या पार्सल पॉइंट। इसका एक नाम और है, वो क्या नाम है, पिगमिलियन पॉइंट। ये सभी नाम पूछे जाते हैं कहीं से भी, क्योंकि अगर यूपीएससी की बात करें तो अंदर से गहराई से पूछते हैं क्वेश्चन, बेशक सरल हो तो लेकिन गहराई से पूछते हैं, है ना। जो तीसरा नाम है वो पिगमिलियन पॉइंट,
अभी हम आपको यहाँ पर सभी लिखा देंगे, है ना। ये कहाँ, अंडमान निकोबार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर लिखें दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार। तो ये कितना है, ये 6 डिग्री और 45 मिनट, इस तरह से। कहाँ इसे क्या क्या नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्सल पॉइंट। पहले इंदिरा, इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट लिख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट। और इसे पार्सल पॉइंट भी नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्सल पॉइंट। और जो इसका नाम है, एक नाम है वो पिगमिलियन पॉइंट। क्या है, पिगमिलियन पॉइंट, है ना। मंजिल ऐसे ही नहीं मिल जाती है यारों, जरा मेहनत कर लो। तो हम यहाँ पर जान चुके, अभी जो मुख्य भूमि, दक्षिण बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं जो भारत का उत्तरतम बिंदु, यानी उत्तरतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले हमें इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, किस तरह से, इस तरह से। यह है अक्षांश, उत्तरतम बिंदु, है ना। ये अक्षांश है, हम आपको बता देते हैं अभी, अक्षांश, है ना। ये भी क्या है, अक्षांश। अक्षांश, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु। ये कितना है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ आई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इस तरह से लिखें, इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर लिखें, तो सबसे पहले हमें थोड़ा ये रेज करना होगा। आप लिखते रहें, है ना, अगर ना लिखो तो इसका इसे एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम ऊपर से इरेज करते चलेंगे और नीचे का लिखा रहने, जब तक आपने लिखा ना हो तो उसे लिख लें, है ना। चलें, तो क्या लिखेंगे, अक्षांशीय विस्तार जो उत्तरतम बिंदु है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। आज ये मार्कर भी थोड़ा हमारी परीक्षा ले रहा है। उत्तरतम बिंदु कितना है, ये है उत्तरतम बिंदु कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ है ये इंदिरा कॉल। कॉल इस तरह से लिख लें आप, है ना, इस तरह से इंदिरा कॉल। अब जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना आया निकल के, उसे भी तो देंगे यार, टोटल कितना आया निकल के, है। दक्षिण बिंदु और उत्तर बिंदु, उत्तरतम बिंदु, ये सब दक्षिणतम बिंदु, इन्हें सब जो अक्षांश, टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना आएगा निकल के, उसे भी तो देखें, है ना। तो जो टोटल अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार,
अगर हम मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु की बात करें तो कितना आया 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरतम बिंदु की बात करें तो वो आया 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय कुल अक्षांशीय विस्तार यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट इजिकल टू कितना आएगा, ये आएगा 29 डिग्री 2 मिनट यानी कि 29 डिग्री 2 मिनट। लगभग की बात करें, लगभग 30 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री निकल के आएगा, है ना। आप देख लेना, देख क्या हमने आपको बता दिया। अब जो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात हो गई, अब चलते हैं देशांतरीय विस्तार। क्या, देशांतरीय विस्तार के बारे में, है ना। जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में हम जान रहे हैं अभी, तो हमने अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूरी डिटेल से जान लिया, एकदम हर एक पॉइंट को हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट हो तब आप कमेंट करके पूछते रहें। अब क्या है देशांतरीय विस्तार, विस्तार इस तरह से, देशांतरीय विस्तार। अब जो देशांतरीय विस्तार वो कैसे, वो इस तरह से देखेंगे, यानी कि जो ईस्ट वाला यानी कि वेस्ट वाला, ये पूर्वी देशांतर जिसे बोलते हैं। पूर्वी देशांतर इसे क्यों बोले, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है, इसलिए इन्हें भी हम पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे, यानी ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये कितना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ है ये भी तो जानना बहुत जरूरी। ये देशांतर है, क्योंकि देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा, अब ये लेटीट्यूड लेटी यानी कि अक्षांश रेखा। ये 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है ये गुजरात लिखें, गौर माता, गुजरात के गौर माता, और भी लिखें, और भी नाम है, सभी नाम याद होंगे, सर क्रीक, सर क्रीक या नारायण सरोवर, क्या बोलते हैं नारायण सरोवर, सरोवर इस तरह से नारायण सरोवर, है ना। तो ये हमने जान लिया कितना 68 डिग्री 7 मिनट। तो लिखें आप, क्या लिखें, भारत का जो देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना आया 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ कहाँ है ये, गुजरात, गौर माता, सर क्रीक, सभी महत्वपूर्ण नाम है, या नारायण सरोवर, नारायण सरोवर इस तरह से साथ साथ में सभी लिखते चलें, है ना। तो ये हमने पूर्वी देशांतर के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड की तरफ, ये भी है पूर्वी, क्या है पूर्वी, इसे बिलुस जानते हैं इस तरह से, ये है पूर्वी देशांतर। क्या है पूर्वी देशांतर, ये कितना है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट यानी पूर्वी देशांतर। कहाँ आई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसे किबथू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किबथू,
कि बिंदु, अब ये सभी सब हम यहाँ पर आपको लिखाएंगे, है ना। तो हमने ये देख लिया, अब इसे लिखते हैं। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। वीडियो चल रही है अपनी? हाँ चल तो रही है। खैर, अब क्या करते हैं, पूर्वी देशांतर के बारे में बात करते हैं फिर से। अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है, क्या है, पूर्वी देशांतर। कितना है वो, 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। किबथु एक जगह है, किबथु, इस तरह से लिख लें, अरुणाचल प्रदेश किबथु। अब देखते हैं कि टोटल जो देशांतरी विस्तार भारत का वो कितना आता है निकल के, उसे भी तो जानना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, ये तो हमने निकाल लिया है, अब ये देखते हैं कितना आता है टोटल निकल के। तो आपने ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लें, है ना। तो क्या लिखें, देशांतरी विस्तार। अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें, यानी 97 डिग्री जो है, 97 डिग्री 25 मिनट, यही तो है ना। माइनस जो गुजरात वाला है वो कितना आया लेकर के, 68 डिग्री 7 मिनट। अगर इजिकल टू देखेंगे तो कितना आएगा लेकर के, ये आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। यानी कि जो भारत का तो देशांतरी विस्तार की बात करें वो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट, है ना। तो यानी कि लगभग 30 डिग्री, यानी 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो 29 डिग्री 2 मिनट आए लेकर के, यानी लगभग 30 डिग्री। तो यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। तो इससे यहाँ पर एक बात जो है वो निश्चित रूप से प्रूफ होती है। वो क्या प्रूफ होती है, यानी कि भारत का आकार जो है वो किस तरह का है, यानी कि जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार तो इक्वल है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर लिखें कि भारत का आकार समचतुष्कोणीय है, भारत का आकार समचतुष्कोणीय है। समचतुष्कोणीय है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं और ये क्लास सभी के लिए, यानी कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए हर एक चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हमने ये सब बता दिया कि भारत का आकार समचतुष्कोणीय है। ये तो हमने जान लिया अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में। अब थोड़ा सा और जानते हैं कुछ, अभी तो बहुत कुछ जानना है ना। ये सब आपने लिख लिया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, करते हैं फिर। क्या करते हैं, तो लिखते हैं कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो क्या लिखें, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, हम आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। हम ये इसलिए जानेंगे क्योंकि भारत की भी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम आपको बताएंगे। तो लिखें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी,
मध्य की दूरी कितनी है। हम अक्षांश रेखाएं तो आपको पहले ही बता चुके कि जो लेटी हुई रेखा यानी कि लेटीट्यूड वो अक्षांश रेखा है नहीं, और जो लंगिट्यूड यानी कि जो लंबी रेखा है वो देशांतर रेखा है। हमने अक्षांश एवं देशांतर एक क्लास कराई है, उस वो वीडियो आप जा करके देख लें, है ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। और इसी तरह से दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भी कितनी है? की दूरी भी 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। बट लेकिन, यहां पर लेकिन शब्द आ जाता है। क्या? लेकिन। तो लिखें, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भी 111 किलोमीटर है, लेकिन क्या है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, मध्य की जो दूरी है, दूरी विषुवत रेखा पर, क्या मतलब? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक होगी। लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी यानी कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाएगी। कम क्यों होती जाएगी? क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त रेखाएं हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया है ना। यानी कि पूरी डिटेल से हमने अक्षांश एवं देशांतर एक वीडियो डाली है, तो उसमें आप जाकर के देख रहे हैं। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, क्या? ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। कम होती जाती है। ये आप लोग हम जो बोल रहे हैं वो लिखें, बोर्ड पर भी ध्यान देते रहें, और जो हम बोल रहे हैं उसे भी लिखते रहें, है ना। तो हमने इसके बारे में जान लिया है। अब जानते हैं जो अपना मेन आता है कि भारत की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में, है ना। तो आप लिखते रहे साथ साथ में। आज ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट है। जो मैंने पिछले जो क्लासें हमने ली थी उसमें कुछ इशू वगैरह है टेक्निकल, वैसे ज़्यादा नहीं, वो भी क्लासें सही है ना। लेकिन हम फिर से यानी कि एक नई शुरुआत नई एनर्जी के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग इसे जरूर देखें, है ना। तो भारत की लंबाई एवं चौड़ाई, तो यहाँ पर हेडिंग डालें भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं चौड़ाई, है ना।